अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। क्या हो अगर मैं कहूँ कि मुस्तकबिल में जो आप स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट देखेंगे वो 5th जनरेशन के नहीं होंगे, बल्कि वो 5.5 या 5th प्लस जनरेशन के होंगे। यानी कि उसमें कुछ क्वालिटीज़ आपको 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी देखने को मिलेंगी। जैसा कि चाइना का J-20C एयरक्राफ्ट आएगा जिनमें कुछ अपग्रेडेड चीज़ें आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा रशिया का Su-57M एयरक्राफ्ट, Su-75 एयरक्राफ्ट, अमेरिका का F-35 ब्लॉक 4 एयरक्राफ्ट, इंडिया का AMCA, तुर्किया का TFX एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे NGFA कहा जाता है। अब आप काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे कि अभी तक तो दुनिया 5th जनरेशन जहाज़ों की तरफ जा रही है और आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसकी सेंस बनती है और ये मुख्तलिफ ऑफिशियल्स की तरफ से भी इसको टीज़ किया गया है। इवन इंडिया की तरफ से भी ऐसी बातें आई थी कि AMCA में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाएगा। और अब मुख्तलिफ कंट्रीज़ जैसे चाइना और रशिया है, उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे हमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को इन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ही लगाकर टेस्ट किया जाएगा या उनमें ऐड किया जाएगा। जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का ईरा था वो बुनियादी तौर पर स्टेल्थ पर फोकस करता था कि जहाज़ को इतना ज़्यादा स्टेल्थियर बना दिया जाए कि वो दुश्मन के रडार में जल्दी आए ही ना। लेकिन इस स्टेल्थ के भी बहुत से नुकसानात थे कि एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इतने अच्छे नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो इंटरनल बे होती है उसमें जगह कम होती है और वो सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकती है सही तरह। लेकिन अगर आप उसमें बॉम्ब्स लगा देते थे तो उससे एक तो इंटरनल बे का पूरा स्ट्रक्चर जो उसमें भी कुछ दिक्कतें आती थी, और उसके अलावा एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन आप 2 बॉम्ब्स के साथ क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इंटरनल बे में इतने के ही बॉम्ब आते थे, 1 या 2। उसका तरीका ये निकाला गया कि स्मार्ट म्यूनिशन आ गई। लेकिन अब खबर ये है कि रशिया ने अपने Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक फ्लैट नोजल वाले इंजन के साथ लगाकर टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब ये फ्लैट नोजल इंजन क्या है? ये बेसिकली इसे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एक क्वालिटी बताया जाता है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में फ्लैट नोजल के साथ इंजन आएंगे जो कि इसके IRST सिग्नेचर को भी कम करेंगे, इसकी स्टेल्थ को इसकी बैकवर्ड साइड से इम्प्रूव करेंगे। सेम वाइज आप अगर J-20 को भी देखें तो J-20 में मैन अनमैन टीमिंग चाइना लेकर आ रहा है, उनके जो अपकमिंग वर्जन है J-20 के। और उसके अलावा WS-15 इंजन है, उसमें भी सेम इसी तरह की इम्प्रूव नोजल्स आपको देखने को मिलेंगी और उसके अलावा उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलेगी जिसकी वजह से उसका IRST सिग्नेचर और ओवरऑल उसकी स्टेल्थ पर एक तो असर पड़ेगा, स्टेल्थ यानी कि बेहतर होगी, और दूसरा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एक और उसमें चीज़ को ऐड किया जाएगा यानी कि मैन अनमैन टीमिंग, क्योंकि मैन अनमैन टीमिंग प्रॉपरली 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए चीज़ आई थी। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए आपको इन चीज़ों को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में लेकर आना होगा। यानी कि 2025, 2027, 2028 में जो 5th जनरेशन आपको एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे वो प्योरली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, बल्कि उनमें कुछ करैक्टरिस्टिक 6ठी नस्ल के लड़ाका तैयारों की भी होंगी। अब जो रूस का Su-57 एयरक्राफ्ट है, इस पर बहुत सी तनकीद भी होती है। इसकी स्टेल्थ को लेकर बहुत सी तनकीद की जाती है वेस्टर्न साइड की तरफ से कि ये कोई स्टेल्थियर प्लेटफॉर्म एज सच नहीं है, और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना तो दिया गया था लेकिन इसमें बहुत से मसले मसाइल आए हैं। अगर ज़रा हम माजी में जाएं तो 2010 में फर्स्ट फ्लाइट हुई थी T-50 एयरक्राफ्ट की, जो कि Su-57 का पहला प्रोटोटाइप था। अब उस एयरक्राफ्ट में जो इंजन यूज़ किया गया वो AL-41F इंजन था। ये टोटल 142 किलो न्यूटन की पावर प्रोवाइड करता था। ये बुनियादी तौर पर AL-31 इंजन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट था, लेकिन इसमें अपग्रेडेशंस क्या थी कि इसको टोटली डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ लेकर आया गया था। उसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा बेहतर किया गया था, मतलब ये कम फ्यूल कंज्यूम करता था अपने पुराने इंजन्स के निस्बत, और उसकी वजह से रेंज ज़्यादा प्रोवाइड करता था। इसके साथ साथ इसकी रिलायबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया था, क्योंकि रशियन इंजन्स के साथ ये मसले मिसाइल होते थे कि रिलायबल इतने नहीं माने जाते थे। AL-41F1 इंजन के साथ जो सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी थी वो Su-57 को मिलती थी। ये रूस का दावा था। रूस कहता था कि हमारा Su-57 एयरक्राफ्ट 1.3 मैक की स्पीड तक सुपर क्रूज कर सकता है। सुपर क्रूज क्या होता है कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट जब मैक 1 की स्पीड से ऊपर जाते हैं, यानी कि जब आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड गेन करते हैं तो वो आफ्टर बर्नर को यूज़ करते हैं, जैसा कि चौथी नस्ल के लड़ाका तैयारे आपको JF-17 या F-16 और इस तरह के जहाज़ देखने को मिलेंगे कि उनके इंजन से शोले निकलना शुरू हो जाते हैं आग के। वो आफ्टर बर्नर होता है, उसकी वजह से इंजन बहुत तेज़ी से फ्यूल कंज्यूम करता है और आपकी रेंज ऑलमोस्ट आधी रह जाती है। लेकिन सुपर क्रूज कैपेबिलिटी क्या होती है, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बुनियादी तौर पर खासियत थी कि ये मैक 1 की स्पीड अचीव कर लेते थे बगैर आफ्टर बर्नर को यूज़ किए हुए, जिससे फ्यूल भी बचता था
और स्पीड भी ज़्यादा हो जाती थी। रूस दावा करता था कि हमारा Su-57 एयरक्राफ्ट इसमें सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी है। वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन एनालिस्ट कहते थे कि रूस झूठ बोल रहा है, इसमें कोई सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी नाकामी है कि ऐसा इंजन अभी तक डेवलप नहीं किया जा सका जिससे Su-57 एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज़ हासिल कर सके। उसी दौरान Su-57 को पिच किया गया था इंडिया के लिए। ये 2017-2016 की बात है। उस दौरान कहा यह गया कि इंडिया कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जैसे Su-30 MKI को बनाता है इंडिया, सेम एज Su-57 को भी इंडिया बनाएगा अपने मुल्क में और इसके कुछ कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया होंगे। लेकिन 2018 में इंडिया ने इस प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा इसमें सेंसर फ्यूजन उतनी बेहतर नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। इसके इंजन के साथ मसले मसाइल हैं, जैसा कि सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी स्टेल्थ में भी कुछ मसले मसाइल थे, उस पर आगे चल के हम बात करते हैं। इस वजह से 2018 में इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया अपने लिए। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि Su-57 में जेन्युइनली कुछ मसले मसाइल थे। रशियन दावे एक साइड पर, लेकिन मसले मसाइल ज़रूर थे। 2010 में इसकी पहली फ़्लाइट हो गई थी। इसमें लगातार AL-41F1 इंजन यूज़ किया जाता रहा। बहरहाल इसके लिए एक नया इंजन भी डेवलपमेंट फेजेस में लेकर आया गया। उसका नाम था Izylle-30। Izylle-30 एक बुनियादी तौर पर नेक्स्ट जनरेशन इंजन था। इसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो 107 किलो न्यूटन है, जबकि इसकी जो टोटल थ्रस्ट है वो 171 किलो न्यूटन है। और ये इंजन अपनी ओवरऑल ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन है उसके हवाले से ये कई लिहाज से अमेरिकन F-22 इंजन को भी पीछे छोड़ देता था। रूस के मुताबिक Izylle-30 इंजन जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकता है। उसके अलावा ये पहले इंजन की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से Su-57 को सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी देगा और इसके साथ जो Su-57 है वो 1.5 मैक तक सुपर क्रूज़ कर सकेगा, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 1.5 गुना ज़्यादा स्पीड Su-57 अचीव कर सकता है बगैर आफ्टर बर्नर को यूज़ किया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अगर रूस के दामों को देखा जाए। खैर इसकी रिलायबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया। टोटली इसे डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स के साथ लेकर आया गया। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो चुकी थी। अब ऑन पेपर सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन 2016 में इसका नॉर्मल टेस्ट इस पर किए गए। 2017 में इसे Su-57 में लगाकर टेस्ट भी किया गया। अब ओवरऑल फर्स्ट फ्लाइट्स इसकी बेहतर ही थी, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। रूस फिर ये सोचता है कि हम Izylle-30 का एक सेकंड वर्जन बनाएंगे, यानी कि इसका ब्लॉक 2 बनाएंगे और उसमें होंगी 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़, यानी कि वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए इंजन भी होगा जिसको हम अपने Su-57 में भी लगाएंगे और Su-75 एयरक्राफ्ट में भी लगाएंगे। अब Izylle-30 का जो ब्लॉक 2 इंजन होगा जो कि 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ के साथ आएगा, उसमें क्या नया होगा? सोचने वाली बात तो ये है। तो यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन के मुताबिक इसमें फ्लैट नोजल को यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी और मज़ीद बेहतर होगी। जो बैक साइड से हीट सिग्नेचर होता है जिसकी वजह से IRST सिस्टम और ETO सिस्टम आपके जहाज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं, उससे बचने में मदद देगा। उसके अलावा इसमें हाई परफॉर्मेंस बेरिंग्स को ऐड किया जाएगा। हाई परफॉर्मेंस बेरिंग का मतलब ये है कि इसके जो टर्बाइन्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा बेहतर की जाएंगी। इसमें ऐसा मेटल यूज़ किया जाएगा, ऐसी धात यूज़ की जाएगी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आने वाली हवा को बेहतर तरीके से कंप्रेस कर सकेंगे और इंजन में जो मेन कोर होती है उसमें बेहतर तरीके से कंबस्चन होगी और ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड की जाएगी कम फ्यूल या कम ईंधन को यूज़ करते हुए। उसके अलावा इस इंजन की कोर में 3 सर्किट्स को यूज़ किया जाएगा। इसे 3 सर्किट इंजन का कंसेप्ट आप कह सकते हैं। इससे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 12.5% ज़्यादा हुई, यानी कि 12.5% फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जिस जहाज़ में ये इंजन लगाया जाएगा वो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेंज से ज़्यादा दूर तक जा सकेगा। उसके अलावा वो ज़्यादा स्पीड भी अचीव कर सकेगा। और ज़ाहिर बात है अगर फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है, ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर रहा है इंजन, तो जहाज़ की एवियोनिक्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। Su-57 में इसकी स्टेल्थ के हवाले से भी कुछ मसले मसाइल थे। इसमें बुनियादी तौर पर यूज़ होता है लीडिंग एज वोर्टेक्स कंट्रोलर। ये जो मेन विंग होता है उसके आगे लगे हुए छोटे छोटे पर होते हैं। इनका काम बुनियादी तौर पर वैसा ही है जैसे कैनार्ड्स का काम होता है। कैनार्ड्स आपने राफेल एयरक्राफ्ट में J-20 में देखे होंगे। ये कैनार्ड्स क्या काम करते हैं कि ये मूव करते हैं और जहाज़ को लिफ्ट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। मतलब नॉर्मल एयरक्राफ्ट की निस्बत ये जो कैनार्ड्स वाले एयरक्राफ्ट हैं ये ज़्यादा जल्दी हाइट गेन कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी हाइट लूज़ कर सकते हैं। ये इन्हें दुश्मन के मिसाइल से बचने के लिए मदद करता है, मनूवर ज़्यादा तेज़ करने के लिए इनमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।
लेकिन जब ये कैनार्ड्स मूव करते हैं तो जहाज़ का आरसीएस निस्बतन थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हो जाता है, बिगड़ जाता है आरसीएस, और जब आरसीएस ज़्यादा हो जाएगा तो आपका स्टेल्थ ख़राब हो जाएगा। सेम यही काम ये लीडिंग एज वोर्टेक्स कंट्रोलर भी करते थे कि ये लो स्पीड पर मनूवरेबिलिटी ज़्यादा कर देते थे कि इवन स्पीड कम भी है, कम स्पीड है तो जहाज़ बहुत तेज़ी से मुड़ सकता है, बहुत फुर्तीला हो जाता है जहाज़ इनकी वजह से। और उसके अलावा ये एंगल ऑफ अटैक को भी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के टारगेटिंग सिस्टम में पायलट को काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान ये था, और इसी बात पर रशिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई कि SU-57 में ये लीडिंग एज वोर्टेक्स कंट्रोलर लगाने से इसकी स्टेल्थ बिल्कुल बिगड़ गई। मतलब कि अमेरिकन तज्जिया नगारों का ये कहना है कि इवन J-20 की कैनार्ड्स के साथ भी उतनी स्टेल्थ ख़राब नहीं होती जितनी ये लीडिंग एज वोर्टेक्स कंट्रोलर की वजह से SU-57 की स्टेल्थ ख़राब होती है। क्योंकि उनके मुताबिक, यानी कि वेस्टर्न साइड के मुताबिक, जो J-20 है वो अपने कैनार्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो फॉर्मेशन में उड़े हैं तो वो अपने कैनार्ड्स को मूव नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनकी स्टेल्थ ख़राब नहीं होती। लेकिन ये जो लीडिंग एज वोर्टेक्स कंट्रोलर है, ये चूँकि मेन विंग का ही हिस्सा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा मूव करता है, जिसकी वजह से स्टेल्थ लगातार ख़राब रहती है। बहरहाल ये उनका दावा है, रूस इस दावे को मुस्तरद करता है। अब रिपोर्टेडली इज़दलिया 30 का जो इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया गया था, यानी कि ब्लॉक 2 इसका, उसके साथ टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, और अभी तक 11 सीरियल प्रोडक्शन वाले SU-57 एयरक्राफ्ट रशिया के पास सर्विस में मौजूद हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में ये यूज़ किए जा चुके हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के मिशंस में। और उसके अलावा रिपोर्टेडली इन्होंने यूक्रेन का SU-27 एयरक्राफ्ट भी शूट डाउन कर दिया है। ये बात लेट 2022 की है, यानी कि अब SU-57 एक हद तक बैटल टेस्टेड हैं, लेकिन इनमें जो खराबियाँ हैं, यानी कि इनकी स्टेल्थ ख़राब है, जिसकी वजह से ये F-35 और F-22 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में लॉन्ग रेंज पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन SU-57 की जो मनूवरेबिलिटी है वो F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को आउट मैच कर सकती है। सो ये था एक एनालिसिस। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।